Namaskar, myself Akhilesh Chaturvedi, lecturer, electrical engineering, Government Polytechnic, जमुनिया डी हरक बाराबंकी। अकॉर्डिंग टू बीटी सिलेबस आज हम यहाँ पर जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल सिलेबस में है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसे हम टीडीईपी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे यूनिट 4 में है पावर एंड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। इस पे हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे एंड एनालिटिकल स्टडी भी करेंगे कि व्हाट इज़ पावर एंड पावर फैक्टर एंड हाउ टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, कैसे हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। तो बेसिकली अगर हम इसको कंटेंट में देखें, इसके आउटकम्स में देखें, तो पावर फैक्टर फर्स्ट जो हमने लिया इसमें पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर कितने प्रकार का अपना मतलब क्या है, कितने प्रकार का रोल प्ले करता है पावर सिस्टम में, और काजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, किस कारण से हमारा पावर सिस्टम में या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या पूरे हमारे होल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें दूर करने हैं जिससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो। उन काजेज़ की स्टडी करना है, उनके बारे में डिस्कस करना है। डीमेरिट्स ऑफ लो पावर फैक्टर, जो हमें पावर फैक्टर है इसकी कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर एंड मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। जो हमारे कॉजेज़ हैं और जो हमारी डीमेरिट्स हैं इनको हमें दूर करना है। कैसे दूर करना है, कौन कौन सी हमें युक्तियाँ, कौन कौन सी हमें डिवाइसेस, कौन कौन से हमें इक्विपमेंट यूज़ करना है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में कौन कौन सी डिवाइसेस जब हम लगाएंगे तो उसके बाद हमें कौन कौन से एडवांटेज हमें मिलेंगे, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से हमें कौन कौन से एडवांटेज होंगे। अगर हम देखें पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, जो हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो जो पावर सिस्टम है हमारा वो तीन चीज़ों से बेसिकली बना रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री सिस्टम, जनरेटिंग सिस्टम, ट्रांसमिटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इन तीनों में ही आपको पावर स्टार्ट फ्रॉम द जनरेटिंग टू कंज्यूमर नेट तक पावर को फ्लो होना है। उससे हम कैसे हम पावर फैक्टर के फॉर्म में समझें कि उसका क्या रोल है। पावर फैक्टर जो मेन डिफिनीशन है, पावर फैक्टर इज द मेजर हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय योर यूटिलिटी इनटू यूजफुल पावर आउटपुट। अब जो हमने अभी तक पावर एंड पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा जो भी जानकारी आपको है या आपने जो समझा है, अगर हम यहाँ समझें तो पावर फैक्टर को हम पूरे सिस्टम में किस रूप में, किस मानक के अनुसार मेज़र करें। सो अगर हम जनरल उसकी लैंग्वेज समझें, सिंपल भाषा में समझें, तो पावर फैक्टर इज़ द मेजर हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करके जो हमारे यूज़फुल फॉर्म में हमें लेना है, यूटिलिटी जो हम जहाँ अप्लाइंसेस हमारे यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो आउटपुट कितना मिल रहा है। तो हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि जो इनपुट देते हैं चाहते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट मिले, बिकॉज कि हमें इफ़िशियंसी अच्छी मिले। नेक्स्ट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द एपिरेंट पावर एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अगर हम इसकी दूसरी डिफिनीशन देखें तो या जैसे हम डिफाइन करते हैं पावर फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर और ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जनरली अगर हम देखें तो ये मेज़र करते हैं हम VA, KVA, MVA, और ट्रू पावर या रियल पावर जो मेज़र करते हैं वो रहता है हमारा वाट, किलोवाट एंड मेगावाट। तो इस डिफिनीशन से अगर हम समझें तो जो भी हमारा पावर का गुणांक मिलेगा वो हमें रियल पावर और अपरेंट पावर का अनुपात ही मिलेगा। पावर फैक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब अगर हम दोनों रियल पावर और रिएक्टिव पावर को देखें तो दोनों अगर सेम वैल्यू मिल रही है, इट मीन्स जो हमें गुणांक मिल रहा है वो कितना मिलेगा हमको, 1। नेक्स्ट अगर हम इसको दूसरे रूप में समझना चाहें पावर फैक्टर को, या इसको डिफिनीशन के फॉर्म में समझना चाहें, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन पावर फैक्टर इट इज़ द कोसाइन एंगल ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। एक पावर फैक्टर की डिफिनीशन है कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो उसमें वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, वो वोल्टेज के साथ में जो हमारी करंट है, वो करंट और वोल्टेज के फेज़र में
कितने एंगल का डिफरेंस है, या वोल्टेज अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं, करंट एट एन एंगल कितना लैग कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, या उसके फेस में है, ये डिपेंड करेगा उस के लोड की प्रॉपर्टी पे जहाँ पे हम सिस्टम में एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हम एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारी जो फंडामेंटल अल्टरनेटिंग करंट एसी एनालिसिस से अगर हम उसका एनालिसिस करें तो उसमें हम अगर देखें कि सर्किट अगर रजिस्टिव है, कैपेसिटिव, इंडक्टिव है, या दोनों तीनों लोग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, RL है, LC है, RLC है, वहाँ पे अगर हम पावर फैक्टर को डिफाइन करें तो पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस। इसको हम इजीली इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। पावर फैक्टर की अनदर डिफिनीशन, जो दूसरी डिफिनीशन एक और है, वो पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज इट इज द VI cos phi डिवाइडेड VI मीन्स एक्टिव पावर एंड रियल पावर, एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। अब इसको हम इस परिभाषा को हम पावर ट्रायंगल से समझते हैं। पावर ट्रायंगल में अगर हम देखें कि जो हमने रेफरेंस लिया है वो एक्टिव पावर ऑलवेज मेजर इन वाट, किलोवाट एंड मेगावाट। मेगावाट इज़ ए लार्जर यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट जो हमारी है रियल पावर की वो मेगावाट है, जिस पे हमारी जनरेटिंग स्टेशन में आप देखेंगे तो किलोवाट और मेगावाट में ही जनरेटिंग कैपेसिटी रहती है। और रिएक्टिव पावर मेजर इन ए kVAR एंड अपरेंट पावर इन ए kVA। द एंगल बिटवीन द रियल पावर एंड अपरेंट पावर इज फाई। कोसाइन ऑफ फाई अगर इस पावर ट्रायंगल से हम समझें तो कोसाइन ऑफ फाई पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू रियल पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर। रियल पावर हियर इन kW एंड kVA, और फ्रॉम दिस इक्वेशन पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर। अब इस रिलेशन में आप तीनों जो पावर फैक्टर की डिफिनीशंस हैं, इसमें अगर आप समझने की कोशिश करें तो देखिए पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ फाई, मीन्स फाई इज द एंगल। पावर फैक्टर इज इक्वल टू इम्पीडेंस रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इम्पीडेंस, इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। पावर फैक्टर VI cos phi डिवाइड बाई VI। सो हियर द एंगल प्ले मेजर रोल। और एंगल वेरिएशन कहाँ से हमें देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल वेरिएशन है डिपेंड करेगा लोड पे। लोड हमने किस तरह का हमारा लोड है, लोड की प्रॉपर्टी आइदर रेजिस्टिव और इंडक्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, और कैपेसिटिव रेजिस्टिव जो भी हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, RC बनेगा रेजिस्टिव कैपेसिटिव, उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा पावर फैक्टर। रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव बनता है अगर हमारा लोड का कॉम्बिनेशन, तो इंडक्टेंस हमारा कितनी वैल्यू का है तो उस पर आपका पावर फैक्टर लैगिंग मिलेगा, तो लैग कितना एंगल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा प्योर रेजिस्टिव है तो वो हमारा क्या होगा, जब वोल्टेज एंड करंट दोनों फेस में होंगे तो वहाँ पे हमारे एवरेज पावर हमें ज़्यादा मिलेगा, कंज्यूम पावर जो हमारा रिएक्टिव पावर कम होगा। इसको हम अगर समझने तो अब हम इस तरह से देखें कि हमारे जो पावर फैक्टर है इसके क्या कारण हैं कम होने के। पावर फैक्टर प्ले प्रीवियस अगर हम इक्वेशन से देखें, यहाँ से पहले समझें कि पावर फैक्टर कम कैसे होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं पावर फैक्टर कम होने के। तो पावर फैक्टर कम होने से क्या होगा, अगर पावर फैक्टर हमारा इसमें जो शो कर रहा है कॉस फाई अगर हम एंगल फाई बढ़ाते जाएं, इसको बढ़ाने से अगर हमारा एंगल बढ़ता जाएगा तो ये हमारे kVAR रेटिंग क्या होगी, मैक्सिमम मतलब बढ़ती जाएगी, उससे हमारी kVA रेटिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर का सिंपल एक जो यहाँ पे रेप्लिका के फॉर्म में मिल रहा है या यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है कि kVA रेटिंग हमारी बढ़ जाएगी। और kVA रेटिंग किसी भी मशीन की अगर हम कहीं पे कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या कोई हम जनरेटिंग स्टेशन बना रहे हैं या कहीं सब स्टेशन बना रहे हैं, अगर हम वहाँ पे kVA रेटिंग एक बार हमने डिज़ाइन कर ली कि इतने kVA का ट्रांसफार्मर लगना है, इतने kVA का सिंक्रोनस जनरेटर लगना है, और उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार हमने इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फाइनली करना क्या पड़ेगा कि अगर हम कांस्टेंट पावर के फॉर्म में रियल पावर, एक्टिव पावर को ले लें तो हमें kVAR रेटिंग ही हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। यही हमारी इफेक्टिव वैल्यू है जो हमारे पावर फैक्टर पे फ़र्क डालेगी या पावर फैक्टर पे इफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट, अब हम समझें यहाँ पे कि जो हमारा पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर क्यों कम हो रहा है, क्या कारण है। पहला तो सबसे पहले जो हम लोड यूज़ करते हैं,
नाउ डेज आजकल क्या चल रहा है कि जनरली हम लोड कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई से, हमको पता नहीं रहता कि कौन सा लोड हमारा सप्लाई सिस्टम पे क्या फ़र्क डाल रहा है। जैसे हमने अभी प्रेजेंट में देखे, वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो हमारी एलईडी लाइट्स या सीएफएल या फ्लोरोसेंट ट्यूब्स ये यूज़ हो रही हैं। पहले क्या था, हमारे नियॉन लैंप्स, हाइड्रोजन लैंप्स और जो सोडियम वेपर लैंप्स, ये लैंप यूज़ होते थे जो कि हमारे इंडक्टिव लोड में काउंट होते थे। इंडक्टिव हीटर्स जितने हमारे, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर, जितनी भी हमारी जितने भी टाइप के इंडक्शन मोटर हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर, ये सब इंडक्शन मोटर जो हमारे आज 90% यूज़ हो रही हैं, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री हैं सभी में हमारे इंडक्शन मोटर यूज़ होती है। 3 फेस इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, और आप वाटर पंप के फॉर्म में देखें कि जो हमारी एग्रीकल्चर फार्मर हमारे यूज़ कर रहे हैं वहाँ भी इंडक्शन मोटर। सो इंडक्शन मोटर अपने आप में ही बता रही है कि उसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी है या इंडक्टिव कॉइल है। इसका मतलब ये है कि इंडक्शन मोटर जितने भी प्रकार की हमारी, सब हमारे वो कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर में है जो हमारे को इम्प्रूव करना है। दूसरा, ट्रांसफार्मर, जितने भी विदाउट ट्रांसफार्मर आप कहीं देखेंगे ही नहीं कि कोई सिस्टम में हमारे वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, अगर ट्रांसफार्मर को हम डिफाइन करेंगे एक्चुअली ट्रांसफार्मर है क्या, तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द voltage one level to another level at constant power, constant frequency and constant flux and minimum energy loss। ये हमारे ट्रांसफार्मर है। जनरेटिंग स्टेशन से लेकर एक कंज्यूमर के एंड तक अगर हम देखें, जहां हमारा जो हमारा मेन यूज़फुल पावर हमारा है जो यूज़ करना है कंज्यूमर को, वहां तक पहुंचाने में ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल है। आइदर स्टेप डाउन और स्टेप अप, उसका वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना दोनों काम है। लेकिन जो उसमें आपका सराउंडिंग जो भी हमारी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, इटसेल्फ उसकी खुद की अपनी इंडक्टिव कॉइल है। सो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज ट्रांसफार्मिंग डिवाइस है और ये क्या करता है कि हमारे पावर फैक्टर को कम करता है। थर्ड, आर्क इंडक्शन हीटिंग एंड फर्नेस, जितनी भी प्रकार की हमारी आर्क लैंप हैं या जो भी हमारी आपकी वेल्डिंग से आर्क वेल्डिंग है और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज इन आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, प्लस जितनी भी हमारी फर्नेस हैं जो भी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे रोलिंग मिल हो, चाहे स्पिनिंग मिल हो, चाहे पेपर मिल हो, जहाँ भी जो मोटर यूज़ हो रही हैं वो सभी हमारे पावर फैक्टर को लो करती हैं। आर्क लैंप एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप्स, वेरिएबल रूट, आर्क लैंप एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जितने प्रकार जो भी हमने बताया आपको, सोडियम वेपर लैंप्स, हाइड्रोजन लैंप्स, हेलोजन्स, जितनी भी हैं ये सब हमारे पावर फैक्टर को रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, एक है वेरिएबल लोड। वेरिएबल लोड का मतलब है कि अगर आप जनरल मॉर्निंग से और इवनिंग तक में ही आप अगर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पे एक विश्लेषण करें कि मॉर्निंग में आपका लोड क्या होगा, इवनिंग में आपका लोड क्या होगा, मिड डे में आपका लोड क्या होगा, मिडनाइट में आपका लोड क्या होगा, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे जो है लोड फ्लो स्टडी में, अगर हम लोड फ्लो स्टडी के अकॉर्डिंग समझें तो एक हमारा बेस लोड होता है, एक हमारा पीक लोड होता है और एक हमारा जनरल जो एवरेज लोड है उस पर हमारे काम करते हैं। सब स्टेशन के पास पूरे डेटा रहते हैं। तो अगर हम देखें कि मॉर्निंग में लोड हो सकता है आपको कम मिले, दोपहर में 10 to 5 PM जितनी भी हमारी वर्किंग ऑफिसेज हैं या जो भी हमारी इंडस्ट्री हैं, इस पे हमारा काम करने का जो पीक आवर्स कहलाते हैं ज़्यादा रहते हैं। हालांकि आजकल इंडस्ट्री में सब शिफ्ट में काम करते, लेकिन जो कंटिन्यूएशन रेटिंग में चल रही हैं उनको तो मशीन अलग, जो इंटरमिटेंट में चल रही हैं या शॉर्ट टाइम ड्यूटी की मशीन है जो कम समय के लिए यूज़ होती हैं, और जो कंटिन्यूएशन में चल रही हैं वो तो अपना आपके रिकॉर्डेड है कि कितना पावर फैक्टर आपको दे रही हैं। लेकिन जो हमारे इंटरमिटेंट हैं तो वो अपने अलग अलग समय में, कोई 3 घंटे मशीन चल रही है, कोई 6 घंटे चल रही है, कोई 10 घंटे चल रही है, तो ये हमारे उस 3 and 6 and 10 आवर्स में जो हमारा पावर फैक्टर को लो करेंगी, वो जितने प्रकार के इस तरह की मशीन है वो सब वेरिएबल लोड में आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल लोड भी हमारा कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। जो भी हमारी मशीनें हैं या जो भी हमारे इंडस्ट्री फर्नेस या आर्क लैंप, डिस्चार्ज, जितने भी हमने कॉजेज अभी बताए आपको, वो सब के सब हमारे कॉजेज जो है पूरे के पूरे होल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इफेक्ट डालेंगे।
और वो क्या डिसएडवांटेज हैं उसके, क्या उसकी डिमेरिट्स हैं। हम अगर देखें तो द रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर इन केवीए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर हैं, जो भी हमारे सिंक्रोनस जनरेटर हैं, अल्टरनेटर हैं, या जो भी हमारी स्विच गियर डिवाइस है, उनकी सब की रेटिंग अपेरेंट पावर में मींस केवीए में है। सो जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया कि ये हमारा अगर हमारी रिएक्टिव पावर अगर हमारा बढ़ेगा तो केवीए रेटिंग भी हमारी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो इसका मेन डिमेरिट्स है, अगर हमारा पावर फैक्टर लो होता है, कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर मींस एंगल आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो केवीए रेटिंग हमारी बढ़ेगी। केवीए रेटिंग बढ़ने से हमारे क्या होगा, मशीन जो है लार्जर इन साइज मींस कि मशीन की कॉस्ट ज़्यादा होगी, मतलब वो इकोनॉमिकली नहीं होगा। इकोनॉमिकली ना होने का मतलब कि मशीन हमारी महंगी होगी, और महंगी मशीन के साथ में जो उसकी एसेसरीज़ हैं, जो उसकी ऑक्सिलरी डिवाइसेस हैं, वो ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी महंगी होंगी, प्लस उनकी कंट्रोलिंग भी महंगी होगी, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब कहने का ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो जाएगी। सो हमें क्या करना है कि एक कारण जो हमारा पावर फैक्टर का कारण है कि कॉज ऑफ जो लो पावर फैक्टर है, अगर हमारा पावर फैक्टर कम है तो हमारी डिवाइस की कास्ट जो रेटिंग में हम डिफाइन करते हैं, उसकी केवीए रेटिंग या साइज ऑफ मशीन बढ़ जाएगी। साइज ऑफ मशीन बढ़ जाने से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्लस उसके साथ में जो भी हमारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, ऑक्सिलरी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, वो भी बढ़ जाएंगी, उनकी भी कीमत बढ़ जाएगी। मींस कहने का मतलब कि इकोनॉमिक कंसीडरेशन, इकोनॉमिक हमारा वो पूरा सिस्टम नहीं रहेगा जो भी सब स्टेशन बना है। द साइज ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। अब जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, स्टार्ट फ्रॉम जनरेशन टू कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक में अगर देखें, तो जो भी हमारा वोल्टेज ट्रांसमिटिंग सिस्टम है, वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिटिंग सिस्टम है। और विद द बाई पावर फैक्टर एनालिसिस अगर हम देखें तो जो हमारा रियल पावर है वो क्या है, VI cos phi। और इसमें अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो वोल्टेज हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें हम कांस्टेंट पावर पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, कांस्टेंट वोल्टेज पे कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू कौन सी केवल चेंज हो रही है। अगर हमारा पावर फैक्टर लो हो रहा है तो करंट पे उसका इफेक्ट आ रहा है। ड्यू टू लो पावर फैक्टर करंट की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। मतलब अगर आई हमारा सिस्टम में इंक्रीज़ होता है, तो आई के इंक्रीज़ होने से हमारे जितनी भी मशीनरी में जो भी हमारी बाइंडिंग है, उस जनरली कॉपर बाइंडिंग यूज़ होती है। ट्रांसफार्मर, चाहे वो सिंक्रोनस जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर और एट्सेट्रा, और भी जो भी हमारी मशीनरी है, सो जो भी उस पूरे कंप्लीट सिस्टम में एसोसिएटेड हैं, चाहे वो कनेक्टेड हैं सीरीज़ में या पैरेलल में या कंट्रोलिंग पर्पज से भी कनेक्ट हैं, तो भी उनमें हमारा I² ऑल लॉसेस बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो हमारे कंडक्टर पे फ़र्क पड़ेगा, तो कंडक्टर की साइज़ पे हमारे फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट, पावर लॉस इन द सिस्टम इंक्रीजेज। कहने का मतलब कि जब हमारा कंडक्टर का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो कॉपर का साइज़, कॉपर के कंडक्टर की जब साइज़ बढ़ेगी और I इंक्रीज़ हो रहे तो I² और लॉसेस भी इंक्रीज़ होंगे, तो पावर लॉसेस इन द सिस्टम इंक्रीजेज। ये इसका इस मेन लॉस इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारा जब सिस्टम में पावर लॉस इंक्रीज होगा, सो वी नो दैट इफिशिएंसी इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। सो हमारे पावर में जब जो हमें आउटपुट पावर मिलना चाहिए उसमें ही हमारी कमी आ रही है। इनपुट पावर माइनस लॉसेज इज आउटपुट। तो जब आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट आपको कम मिलेगा। जब आपको आउटपुट कम मिलेगा इट मीन्स इफिशिएंसी आपकी कम होगी। सो सिस्टम में जो हमारे मेजर 3 फैक्टर हैं कि सिस्टम रिलायबिलिटी, सिस्टम इफिशिएंसी एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, तो तीनों सिस्टम हमारे क्या होंगे, तीनों चीज़ों में इफेक्ट आएगा, मतलब इफिशिएंसी कम होगी। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में अगर हम देखें कि पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन कैसे चेंज होगा, पहले तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम डिफाइन करें। वोल्टेज रेगुलेशन अगर हम साधारण शब्दों में बताएं कि वोल्टेज रेगुलेशन इज द नो लोड टू फुल लोड चेंज ऑफ द वोल्टेज। अगर हम इसको समझें तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई नो लोड वोल्टेज, एक ये आपको प्राप्त होगा। एक नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड वोल्टेज, इससे आप परसेंटेज वैल्यू रेगुलेशन की निकालते हैं। अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन को समझें तो वोल्टेज चेंज इन ए नो लोड टू फुल लोड, हमारा क्या होगा, रेगुलेशन हमें कम मिलेगा।
सिस्टम इफिशियंसी डिक्रीजेस, जब हमारे पावर लॉसेस बढ़ेंगे, सिस्टम के लॉसेस बढ़ेंगे तो हमारे पूरे सिस्टम की इफिशियंसी, अगर एक मशीन पे भी हमारे फ़र्क पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट सिस्टम पे आएगा, मतलब होल सिस्टम की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, हमारी कम होगी, मीन सिस्टम इफिशियंसी डिक्रीज। पेनाल्टी इफ़ पावर फैक्टर टैरिफ, पेनाल्टी इफ़ पावर फैक्टर टैरिफ, जो अभी यहाँ पे पेनाल्टी इफ़ पावर फैक्टर टैरिफ, अगर हम पावर फैक्टर टैरिफ अप्लाई करेंगे, पावर फैक्टर टैरिफ क्या है, पावर फैक्टर टैरिफ उसकी केवीए डिमांड एंड केवीआरएच पर डिपेंड करती है। टैरिफ जो हमारा जितनी भी हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है उसको विथ ट्रांसमिशन कॉस्ट, जनरेशन कॉस्ट एंड मिसलेनियस चार्जेस प्लस प्रॉफिट जब हम कंज्यूमर तक या हमारे जो कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, अगर वो हमारे सिस्टम में इस तरह के इफेक्ट डाल रहे हैं कि काजेज ऑफ लो पावर फैक्टर में लो पावर फैक्टर को लो कर रहे हैं, अगर उसे करेक्शन डिवाइसेस नहीं लगाए हैं या उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो टैरिफ में उनके चार्जेस बढ़ाएंगे, जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर टैरिफ। पेनाल्टी लगाएंगे उनको हम कि आप हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर डाउन कर रहे हैं, जिससे हमारे सिस्टम की इफिशियंसी कम रही है और सिस्टम की स्टेबिलिटी हमारी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए आपको पावर फैक्टर को मेंटेन करना है। सो इस पेनाल्टी ऑफ पावर फैक्टर टैरिफ में हम एक टैरिफ ही डिफाइन कर देंगे, और आजकल है भी, जितनी भी इंडस्ट्री हैं वहाँ पे हमारे जो मीटर लगते हैं, ट्राई वेक्टर मीटर लगते हैं। पहले तो क्या था कि अलग अलग सब मीटर लगते थे, KW मीटर, वाट मीटर अलग लगा दिया, एनर्जी मीटर अलग लगा दिया। आजकल क्या है, हमारे पास डिजिटल मीटर हैं, कुछ इस तरह के भी मीटर हैं जो तीन चार वैल्यू एक साथ बताते हैं, आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, आपकी रियल पावर कितना आपको कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टिव पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, पावर फैक्टर आल्सो मेजर्ड बाय द मीटर्स। सो पावर फैक्टर मीटर भी लगाते हैं, ट्राई वेक्टर मीटर में तीनों रीडिंग एक साथ दे देंगे। इस तरह के जो हमारे मीटर हैं उसमें कितना पावर एक्टिव पावर के साथ में रिएक्टिव पावर आप जनरेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप रिएक्टिव पावर जनरेट करें तो आप अच्छा काम नहीं कर रही है इंडस्ट्री, वो क्या है, आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रही है, इफिशियंसी को डिस्टर्ब, उसके लिए आपको टैरिफ देना पड़ेगा। इस चीज़ को अब हमने एडवांस मेथड्स ऑफ द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, अब जो हमारे कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर थे इनको हमें इम्प्रूव करना है। ओवरऑल कास्ट ऑफ इंक्रीज, ये फैक्टर आपके यहाँ पे भी छोड़ा हमने, ओवरऑल कास्ट, ये सभी फैक्टर्स हमारे क्या करेंगे, अगर हम इनको दूर नहीं करेंगे तो ओवरऑल कास्ट ऑफ द सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब कास्ट बढ़ा देंगे, जो कि पूरा इकोनॉमिक नहीं होगा। इसको हम अगर दूर करना है तो मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, दीज आर 3 मेथड्स, मेनली 3 मेथड्स, और भी मेथड्स हैं, नाउ इट इज़ यूज इन अनदर मेथड इज यूज इन लोड फ्लो स्टडी एंड पावर फ्लो स्टडी, लेकिन यहाँ पर हम जो बेसिक 3 मेथड्स हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वो है पहली हमारी स्टैटिक कैपेसिटर, दूसरी सिंक्रोनस कंडेंसर और फेज एडवांसर। अब हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। बेसिक एनालिसिस में हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का अगर एंगल लीडिंग है, करंट अगर वोल्टेज से लीड कर रही है किसी डिवाइस को यूज़ करने से, तो हमने जो सिंपल सर्किट पढ़े हैं RLC, अगर हम कैपेसिटेंस किसी सर्किट में लगाते हैं तो वोल्टेज से हमारी करंट ऑलवेज लीड करती है। उसी कंसेप्ट में हमने यूज़ की स्टैटिक कैपेसिटर। स्टैटिक कैपेसिटर जो हमारे हैं वो यूज़ होते हैं हमारे पावर सिस्टम में या पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो भी हमारी लाइन है, ये या तो हमारे लोड लाइन में जो हमारा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड जो हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें जो हमारा लोड सेंटर है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, मिड में भी अगर हम लोड सेंटर बनाएं वहाँ भी यूज़ करते हैं। सो जनरली हमारे 3 फेस लोड के साथ में या तो ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और या तो डेल्टा में कनेक्ट होंगे या ये स्टार में कनेक्ट होंगे, और ये हमारे वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, मतलब करंट को ऑलवेज लीड करेगी वोल्टेज से। ये इनका मेन फैक्टर है कि हमें जो भी हमारा करंट लैग कर रहा था या जो जिसके कारण, जिस डिवाइस के कारण भी लैग करके लैगिंग पावर फैक्टर दे रहे थे, वो उसको लीड करेगी। So main power factor can be improved by the connecting static capacitor parallel with equipment operating at low power factor। जो डिवाइस हमारी लो पावर फैक्टर में काम कर रही है उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कैपेसिटर ड्राइंग रीडिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्री, जो हमारी करंट है वो एट एन एंगल 90 डिग्री लीड करना है। इसका मतलब कि जो कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर था जिसके कारण वो उसको सपोर्ट करेगी, मतलब इन्हेंस करेगी, पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगी। कंपनसेट लैगिंग कैपेसिटिव कंपोनेंट एंड लोड करंट, मतलब जिसके कारण हमारा
जो कंपनसेट करेगी, जो हमारे लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा था, जो भी करंट हमारी लैग कर रही थी उसको कंपनसेट करके हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगी। ये हमारे सर्किट हैं, 3 फेस लोड, सिंक्रोनस स्टैटिक कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। सपोज मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है जो 3 फेस लोड है, आपकी ये बस बार कनेक्टेड फ्रॉम द सब स्टेशन, तो हम लोड के जो हमारा काजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, जैसे मान लीजिए 3 फेस इंडक्शन मोटर है, अब ये हमारी लार्ज रेटिंग 3 फेस इंडक्शन मोटर है, इसके पैरेलल में हमने स्टैटिक कैपेसिटर लगा दिए, ये इसके लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगी। इसी को, ये हमारा यहाँ डेल्टा कनेक्शन है, यहाँ कैपेसिटेंस कनेक्टेड स्टार कनेक्शन। 3 फेज लोड में अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे क्या करेगा, इसको इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव कैसे करेगा? स्टार कनेक्शन में ये भी वही इन्हेंस करेगा फेजर डायग्राम में करंट को। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ पावर स्टैटिक कैपेसिटर, इसके प्रॉपर्टी है, रिजल्ट इम्प्रूव्स पावर फैक्टर, मोर रेटिंग कैपेसिटर, बैंक आर्स यूज मोर देन वन कैपेसिटर। अगर हमें कहीं हमारे ऐसे हैं कि नंबर ऑफ मशीनरी कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सारी हमारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज़ हो रही हैं, बहुत सारे वर्कशॉप हैं ऐसे जहाँ यूज हो रही हैं, वहाँ पे क्या करना, हमको इनको कनेक्ट करना है और पावर फैक्टर को। नेक्स्ट डिवाइस इज ए synchronous condenser. Synchronous condenser is the most important device which is used in a power factor improvement. Synchronous condenser is like as a synchronous motor. ये एक synchronous motor है और synchronous condenser की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अगर synchronous motor को हम ओवर एक्साइटेड नो लोड कंडीशन पर ऑपरेट करते हैं तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करती है। अगर इसे डिफाइन करें तो सिंक्रोनस मोटर अंडर ओवर एक्साइटेड नो लोड वर्क एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। इसका भी पर्पज़ जो हमारा सिंक्रोनस ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन रनिंग होने नो लोड नोन एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। ओवर एक्साइटेशन मतलब एक्साइटेशन हमको देना है जिससे हमारा लैगिंग करंट को लीड करेगी और लीड करने से क्या होगा कि हमारा वो बढ़ाएगी। दिस इज ए कनेक्टेड फ्रॉम द लोड लाइक दिस, और ये फेज़र में हमारा यहाँ पे करंट को हमारा इम्प्रूव करके ये लीड कर रही है। वोल्टेज से रेफरेंस में जो फाई है और ये एंगल हमारा लीड करेगा। इसके सपोर्ट में क्या करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर ऑपरेट होने वाली मशीन को बढ़ा देगा। थर्ड डिवाइस इज ए फेस एडवांसर. Phase advancer is a like as a machine which used to connected in a rotor circuit in a same shaft. एक्साइटेशन में हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे जिससे हमारा जो हमारे मैग्नेटिक एमएमएफ है रोटर में इंजेक्ट करेगा और फेस एडवांस करेगा. फेस एडवांस मीन्स जो एम्पियर टर्न के फॉर्म में उसको एडवांस करेगा और लैगिंग पावर फैक्टर से लीडिंग की तरफ ले जाएगा. जनरली यूज इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. हियर अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ में एक्साइटर और ऑक्सिलरी मोटर कनेक्ट है. एक्साइटर से हम स्लिप रिंग में क्या करेंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे स्लिप फ्रिक्वेंसी पर और इससे ये हमारा क्या करेगा, जिसके एम्पियर टर्न है इसके वोल्टेज और करंट में जो करंट लैग कर रही थी उसको इम्प्रूव करेगा. इम्प्रूव करने से क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा और इस तरह से हमारी और भी डिवाइसेस हैं जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में है. एडवांटेज, जो भी हमारे कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर थे, जो हमारी केवीए रेटिंग कम रही थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कंडक्टर का साइज़ था वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जो हमारे सिस्टम पावर लॉसेस थे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे. बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, लो वोल्टेज रेगुलेशन से बेटर हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी. पावर फैक्टर हमारा टैरिफ कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. एंड ओवरऑल कास्ट ऑफ द, ओवरऑल कास्ट क्या होगी पूरे सिस्टम की, डिक्रीज़ हो जाएगी. इस तरह से अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें by using devices, power phase synchronous condenser, static capacitor, fed and अन्य भी और भी devices हैं, स्टेट कॉम, SBC स्टैटिक वार कंपनसेटर और हमारे पावर फ्लो में आपके स्टेट कॉम के अलावा फैक्ट डिवाइसेस यूज़ होने लगी हैं जो हमारे पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ में लोड फ्लो जो हमारा हो रहा है पावर फ्लो उसको भी इम्प्रूव करती हैं. थैंक यू.